6.3 यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हमने ले लिया दो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि इनके अनुपात अनुपातिक होती हैं, मतलब ए बी बटे डी, बोलो ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? ये समरूप का चिन्ह लगा दिया त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं उपपत्ति। हाँ, रचना हम कर लेते हैं। यहां पर एक रचना हमारी क्या है कि ए बी बराबर हम यहाँ डी पी लेते हैं इस त्रिभुज में, और ए सी बराबर डी क्यू। ठीक है, हम देखो ए बी के बराबर प्रकार फैला देंगे, यहाँ पर ये चाप काट दिया, यहाँ पर ए सी के बराबर प्रकार फैलाया, यहाँ पर चाप काट दिया, तो बिंदु पी और क्यू है ना। तो ए बी बराबर डी पी एवं ए सी बराबर डी क्यू की रचना करते हुए पी क्यू को मिलाते हैं। मिला दिए, ये हमने पी क्यू को मिला दिया। जैसे ही हमने पी क्यू को मिलाया तो हमने पाया कि ये वाले रेखाखंड इसके बराबर, ये रेखाखंड इसके बराबर, और ये रेखाखंड इसके बराबर, और ये मान लो नहीं भी है इसके बराबर, अभी दिया नहीं है, तो हम सीधे ये वाला कोण तो इसके बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। नीचे हो जाएगा अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ठीक है, डी पी क्यू कैसा हो जाएगा? सर्वांग सम। तो जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? कि कोण बी वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के। और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू के। कोण बी कोण पी के बराबर हो गया और कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया। जबकि ज्ञात क्या है हमें? ज्ञात क्या है? कोण बी ई के बराबर है और कोण सी एफ के बराबर है। ठीक है, अतः नीचे हो जाएगा, अतः ये हम देखते हैं कि बी, देखो बी बी है, तो कोण पी अब वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा? कोण ई के। और कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा? कोण एफ के। यही तो हमें चाहिए था। अब चूंकि ये संगत कोण बराबर हो गए ना, ये देखिए संगत कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो गए, तो पी क्यू किसके समांतर हो गया? ई एफ के। नीचे आ जाएगा अतः पी क्यू समांतर ई एफ। और जैसे ही पी क्यू ई एफ के समांतर हुआ, ये देखिए, तो उसकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी? अनुपातिक। हमें पता है ना थेल्स प्रमेय से कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या है हमारी थेल्स प्रमेय? डीपी बटे पीई धन डी बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। ये हो गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डीपी बटे डीई और डी क्यू बटे डी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो डीपी बटे लिख दो। कैसे आएगा? कैसे आएगा ये भी बता दें हम। कैसे आएगा? देखो, हम इसका व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर हमने जो कल सिद्ध किया ना, तो क्या होगा? इसे लिखा जा सकता है dp बटे डी बराबर dq बटे df, है ना।
सिद्ध कर चुके हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं या हम जानते हैं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब डीपी और डीक्यू किसके बराबर हैं? AB और AC के बराबर। नीचे लिख देंगे कहाँ दिया हुआ है ऐसा। देखो भुजाएं, ये देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये रचना से। अब क्या हो जाएगा? रचना से। डीपी के स्थान पर क्या लिख दूं मैं? AB। तो AB बटे डी बराबर AC बटे EF। ये तो हो गया। ये दो भुजाएं आपस में, इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं तो आनुपातिक हो गई। ठीक है, DF। और इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार यही सिद्ध कर पाएंगे हम। AB बटे डी बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। अब चूंकि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो नीचे सीधे हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF परिभाषा से। ठीक है, इस तरह से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए कि POQ समरूप SOR। तो देखिए यहां पर ये जो PQ है वो RS के समांतर है, तो ज्ञात है, में लिख देंगे क्या ज्ञात है? PQ समांतर RS। PQ और RS समांतर है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये देख लें कि इसके अलावा यहां पर देखिए, जब ये समांतर है और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को, पूरा लिख दो, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है? तो अभी हमें किसकी जरूरत है? वही लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण की है। ये वाला एकांतर अंतःकोण किसके बराबर होगा? इसके। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे, इसको दे दीजिए कोण 1 कोण 2, इसको दे दीजिए, या इसको कोण 1, रुको यार, ये हो गया हमारा कोण 1 कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4, ऐसा लिख दिया। तो कोण 1 किसके बराबर हो गया? कोण 1 बराबर कोण 2 के, और कोण 3 किसके बराबर हो गया? कोण 4 के। क्या लिख देंगे? PQ समांतर RS के एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, और जैसे ही ये दो कोण बराबर हो गए, वैसे तो हमें तीसरा भी बराबर दिख रहा है, कैंची के दोनों तरफ बने कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते ही है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कोण 5 किसके बराबर है? कोण 6 के। अब इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो क्या हो जाएगा? ये जैसी बराबर है तो त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज? POQ समरूप त्रिभुज SOR। क्या लिखना पड़ेगा? कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से, ये सिद्ध हो गया सीधे। उदाहरण नंबर 7 देखिए। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे मतलब खंबे के आधार से दूर, परे यानी दूर जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। लड़की यहां पर थी और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमने दे दिया खंबे की ऊंचाई 3.6 मीटर, यहां पर हमने बच्ची लड़की की लंबाई दे दिया 90 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में बदला हमने 0.9 मीटर। यहां पर जब लड़की थी तो वह उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड में यहां पर वो पहुंची।
1 सेकंड में वो 1.2 मीटर ऊंचाई चल रही है, लंबाई चल रही है। फिर 2 सेकंड में 2.4 और 4 सेकंड में 4.8 मीटर चल जाएगी, चलेगी ना। ये देखिए, माना ए बी खंबे पर बल्ब लगा है, लड़की की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर 0.9 मीटर। लड़की द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी 1.2 मीटर है, तो लड़की द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 4.8 मीटर। ये वाली दूरी कितनी है 4.8 मीटर। बात समझ में आई। अब हमें तो ज्ञात करना है डी, हमें केवल डी ज्ञात करना है, हमें केवल डी ज्ञात करना है। तो माना छाया 4 सेकंड बाद छाया की लंबाई आकृति में दिख रही है DE बराबर x मीटर। क्या मान लें हम, D कितनी है x मीटर है। तो देखिए दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, हमें यहां पर भी हमने मान लिया x मीटर। हमें देखिए पहला आधार पता है, दूसरा आधार पता है, पहला लंब पता है, दूसरा लंब पता है, टेंशन फ्री हो गए हम। अब दोनों त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CDE में दोनों त्रिभुजों में क्या खासियत है, दोनों त्रिभुजों के में दोनों यदि हम समरूप कर देंगे तो ये लंब और लंब का अनुपात आधार और आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगा। बस दोनों को समरूप सिद्ध कर दीजिए। ये दोनों त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CDE दोनों को समरूप कैसे करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि जो कोण E है वो त्रिभुज ABE में भी है और CDE में भी है कि नहीं। तो देखो कोण E बराबर कोण E। अब हमें यह पता है कि खंबा भी लंबवत है और लड़की की ऊंचाई भी लंबवत है, तो दोनों लंबवत है, तो दोनों के यहां पर कितने कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। कोण ABE वास्तव में कोण CDE के बराबर है कि नहीं है। दोनों यहां लिख दीजिए, प्रत्येक 90 अंश है, यहां पर प्रत्येक या उभयनिष्ठ है, क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ हैं। चलिए जैसे ये दो कोण बराबर हुए तो हमारी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो गई और त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CDE हो गए। दोनों त्रिभुज जैसे ही समरूप हुए तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि AB बटे छोटे त्रिभुज की भुजा CD बराबर बड़े त्रिभुज का आधार कितना है BE। पूरा देखना, ध्यान रखना, B से लेकर E तक, B से लेकर D तक नहीं, क्योंकि B से लेकर E तक है बड़े त्रिभुज का आधार दिखा, और छोटे त्रिभुज का आधार कितना है D। मान बस रख दीजिए, आपका उत्तर आपके पास। AB कितना है, AB हमारा है 3.6, CD कितना है, CD हमारा 0.9, B कितना है, B हमारा 4.8 धन x, और D कितना है, D है हमारा x। हमें तो केवल x का मान चाहिए, तो ले लेंगे हम। x का मान कैसे आएगा, देखो 3.6 से x का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणा x, और 0.9 का गुणा हो जाएगा, 0.9 का गुणा किससे हो जाएगा 4.8 से भी, और 0.9 का गुणा किससे हो जाएगा x से भी। ठीक है, तो ये 0.9x इस तरफ आ जाएगा, तो 3.6x ऋण 0.9x बराबर 9 8 72 की 2 हासिल का 7, 9 चौके 36 और 7 कितने हो गए 43। ठीक है, और यहां पर दो संख्या के बाद दशमलव कितना हुआ 4.32। अब 3.6 में से 0.9 जब जाएगा तो 2.7x, ठीक है, बराबर 4.32, तो x बराबर हो जाएगा 4.32 बटे 2.7।
अब हम दशमलव यदि हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 432/270। एक शून्य लगा दिया हमने यहाँ, ठीक है। अब हम 270 का भाग 432 में दे देते हैं तो 270 एकम 270 हो गया। फिर यहाँ पर कितना आया, यहाँ 2, और यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ पर कितना है 1। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर शून्य ले लिया, शून्य ले लिया। अब 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 शून्य शून्य, 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 ये 16 हो गया। तो कितना आया, छाया की लंबाई, हमारा आंसर आ गया छाया की लंबाई x बराबर 1.6 मीटर। चलिए धन्यवाद।